सभी बहनों एवं भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्लास है ब्रह्मास्त्र नंबर 4। जैसा कि आपको पता है ब्रह्मास्त्र सीरीज हमने शुरू की है जो आपके सिलेक्शन पर अंतिम प्रहार होगा। जिन लोगों ने अच्छी खासी तैयारी कर रखी है, जो हमारे साथ में शुरू से जुड़े हुए हैं, उन लोगों की अच्छी खासी हमने तैयारी करवा दी है। ठीक है, अब ये जो ब्रह्मास्त्र है, ये ब्रह्मास्त्र आपके सिलेक्शन में अंतिम बाण है। ये ब्रह्मास्त्र आप कंप्लीट करने के बाद में 660 में से एक सीट अपनी आसानी के साथ में पक्की कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जितने भी वीडियो आए टाइम टू टाइम आपके पास तक पहुंच सकें। ठीक है, साथ ही साथ में वे लोग जिन लोगों की तैयारी नहीं हो पाई है, ठीक है, अब एग्जाम आ गया है, एग्जाम डेट आगे बढ़ गई, आपको पता है 7 मार्च से है। अब वो लोग मन बना रहे हैं कि किसी तरह से कुछ ऐसा मटेरियल मिल जाए कि हम 7 से 8 दिन में अपनी तैयारी कर सकें। हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। अगर आप 6-6 7-7 घंटा पढ़ने की हिम्मत रखते हैं तो अभी भी आप इस दौड़ में शामिल हो सकते हैं, अभी भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो बिल्कुल भी तैयारी नहीं है लेकिन चाहते हैं कि सिलेक्शन हो जाए, तो आप 199 वाले सक्सेस जंक्शन के कंप्लीट नोट्स मंगवा लीजिए। इसमें आपको मिलेगा कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट प्रैक्टिस सेट, साथ ही साथ में सभी ब्रह्मास्त्र जो आने वाले हैं वो भी, और जो 3 ब्रह्मास्त्र हो चुके हैं वो भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा टॉप 100 पीडीएफ, जो टॉप 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ डाली है वो भी आपको मिलेगा। तो 199 में आपको कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है तो अभी भी आप इस पीडीएफ को लेकर के आसानी के साथ में सिलेक्शन ले सकते हैं। हाँ, मेहनत तो करना पड़ेगा क्योंकि टाइम कम बचा है। ठीक है, ऐसे लोग जिनकी तैयारी बहुत अच्छी खासी हो गई है लेकिन टेस्ट में अभी भी वो 130 से 135 नंबर ही आ रहे हैं, इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए स्पेशल ऑल सब्जेक्ट प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है। 10-10 प्रैक्टिस सेट सभी सब्जेक्ट के आपको मिलने वाले हैं मात्र 129 रुपए में। तो जिन लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है या फिर जिनके नंबर कम आ रहे हैं और वे अपने नंबर कम से कम 15 से 20 नंबर बढ़ाना चाहते हैं, तो वे लोग ये 129 वाला कंप्लीट प्रैक्टिस सेट जरूर ले लीजिए। ठीक है ना, जिन लोगों के 130 135 नंबर आ रहे हैं वो आसानी के साथ में 145 150 55 तक पहुंच सकते हैं। और देखिए कंपटीशन जो है आपका वो इन्हीं 15 से 20 नंबर में होने वाला है, क्योंकि 120 130 तक तो लगभग हर कोई पहुंच जाएगा जिसने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है। जो कंपटीशन होगा वो आपका 145 से लेकर के 160 नंबरों के बीच में ही होगा। तो अगर ये नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो आप तुरंत ये प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। इस प्रैक्टिस सेट के साथ में आपको टॉप 100 की सारी पीडीएफ मिलेंगी और कंप्लीट ब्रह्मास्त्र मिलेगा। जितने भी ब्रह्मास्त्र हमने कराए हैं, 3 ब्रह्मास्त्र कराए जा चुके हैं, वो आपको अभी लगे हुए मिलेंगे और बाकी आने वाले सभी ब्रह्मास्त्र आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। जिन लोगों को केवल थ्योरी चाहिए, सर हमें थ्योरी नहीं पढ़ी हमने, थ्योरी हमको दे दीजिए, तो वो 128 रुपए में कंप्लीट थ्योरी ले सकते हैं चारों सब्जेक्ट की। ठीक है ना, तो जो भी आपको चाहिए आप जो है पेमेंट करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज कीजिएगा, आपको आपसे जो है टीम संपर्क कर लेगी और तुरंत की तुरंत आपको नोट से भेज दिए जाएंगे। ठीक है, ओल्ड स्टूडेंट जिन लोगों ने 128 वाला ऑलरेडी पीडीएफ ले रखा है और वो लोग अगर ब्रह्मास्त्र चाहते हैं और टॉप 100 और सारे प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो मात्र 49 रुपए का पेमेंट करके वो लोग भी ब्रह्मास्त्र और प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स प्राप्त करने के लिए आपको स्कैनर दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको 199 199 129 या फिर 128 जो भी आपको चाहिए पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर आपको सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत टीम के द्वारा आपको नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है ना, तो जिन लोगों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है या फिर जिन लोगों की तैयारी हो गई लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वो लोग तुरंत की तुरंत नोट्स ले लें और अपना सिलेक्शन तय कर लें। अपना सिलेक्शन 660 में से एक सीट पक्की कर लें। चलिए आगे अब क्लास शुरू करते हैं। ब्रह्मास्त्र नंबर 4 पोषण एवं स्वास्थ्य से शुरुआत करेंगे। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। देखिए सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। सबसे पहले आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। और भगवान महादेव से यह निवेदन है कि जो भी तैयारी कर रहा है, जो भी सच्चे मन से तैयारी कर रहा है, उसका सिलेक्शन जरूर करवाएंगे। तो हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक शिशु 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बहुत सारे लोग 72 बार लगा करके आएंगे लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि शिशु की बात की जा रही है। शिशु माने छोटा बालक कितनी बार सांस लेगा 1 मिनट में? 26 बार, 32 बार, 72 बार या फिर 52 बार? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। 52 बार एक शिशु 1 मिनट में सांस लेता है। ठीक है, और ये 60 प्रश्न आने वाले हैं। 60 प्रश्न चारों सब्जेक्ट के रहेंगे। लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कितने नंबर आपके आए हैं और हम आपको बताएंगे कि कट ऑफ मार्क्स क्या रहेगा। 60 में से अगर कितने नंबर आपके आए हैं तो आप अच्छी खासी पोजीशन पर है, ये लास्ट में आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो अपने नंबर भी ऐड करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन।
मानव रक्त का पीएच वैल्यू क्या होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भैया, 3-4 स्टार लगा लो, ये तो आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। मानव रक्त की पीएच वैल्यू क्या होती है? 5, 10, 6.4 या फिर 7.5? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7.5 मानव रक्त का पीएच मान होता है। सभी का पीएच मान आपको याद कर लेना है, जैसे जल का पीएच हो गया, लार का पीएच मान हो गया, इन सब का पीएच मान आपको याद करके जाना है। वैसे अगले सभी ब्रह्मास्त्र में पीएच मान सबके कंप्लीट हो जाएंगे, आपको परेशान नहीं होना है। चलिए नंबर 3, एक मानव का हृदय सामान्य रूप से प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? यहाँ पर आप 72 लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 72 दिया ही नहीं गया है, एक मतलब कि वो बता दिया है कि कितने से कितनी बार के बीच में धड़कता है। तो चलिए मानव का हृदय जो सामान्य मानव है कितनी बार धड़कता है? 60 से 70 बार, 80 से 90 बार, 70 से 80 बार या फिर कोई नहीं। अब बताइए 72 किसके बीच में आएगा? 72 आएगा 70 से 80 के बीच में। तो 70 से 80 बार एक मानव का सामान्य रूप से प्रति मिनट हृदय धड़कता है, ये आपको याद रखना है। नंबर 4, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसके द्वारा की गई थी? सर आइजैक न्यूटन नहीं भैया, इन्हें तो गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा जो है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की गई थी, यह आपको याद रखना है। अब यहीं पर आप बता दीजिए हमारे शरीर में ये क्या लिख दिया हमने? आंसर ही लिख दिया। हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है बताइए? जैसे आपको ने बता रखा है कि एक होती है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? प्रतिरक्षा तंत्र हमारी मजबूत करता है। कोई भी रोग वाले रोगाणु अगर हमारे शरीर में आते हैं तो उनसे लड़ने का काम डब्ल्यूबीसी करता है। इसी का एक और भाई होता है जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है, बताइए वही कौन है? वही आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। यही आप आज का जो है प्रश्न है आपका, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए नंबर 5, मनुष्य के दाहिने हाथ में कुल कितनी हड्डियां होती हैं बताइए? 40, 32, 35, 30? आइए आंसर देखते हैं, थोड़ा सा स्पीड रख के चलेंगे क्योंकि अपन को मैथ और रीजनिंग भी करना है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मनुष्य के दाहिने हाथ में कुल 30 हड्डियां होती हैं। नंबर 6 देखिए, बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? अब ये मंत्रालय वाले प्रश्न आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है ना, तो अच्छे से देख करके जाइएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय में, या फिर शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, या फिर गृह मंत्रालय, या सामाजिक कल्याण मंत्रालय? चलिए आंसर देखें, ऑप्शन नंबर डी सही है, बालवाड़ी कार्यक्रम जो है वो सामाजिक कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना। नंबर 7, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार कार्यक्रम, ध्यान रखना, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जो आयोडीन वाला है राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार मंत्रालय मतलब कार्यक्रम, ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नंबर 8 देखिए, बड़ा सिंपल सा यह प्रश्न है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस और विब्रियो कोलेरी की पहचान किसने की थी? यानी कि जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस है, इस जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी बताइए? लुई पाश्चर, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कॉक, या फिर एस्टेन? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट कॉक महोदय के द्वारा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस, जिसे हम टीबी का बैक्टीरिया कहते हैं, टीबी यानी जिसे हम क्षय रोग कहते हैं, ठीक है ना, तो इसकी बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कॉक महोदय के द्वारा की गई थी। और इन्होंने ही विब्रियो कोलेरी जो कॉलरा का बैक्टीरिया होता है उसकी भी खोज इन्होंने ही की थी। नंबर 9 देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, नवजात शिशुओं में डीपीटी का टीका, जो डीपीटी का टीका लगाया जाता है उसको लगाने का अनुशंसित स्थान क्या होता है? यानी डीपीटी का टीका नवजात शिशुओं में कहाँ पर लगाया जाता है? जांघ के पार्श्व भाग में, अग्रबाहु में यानी आगे वाले हाथ में, मतलब कि हाथ के आगे वाले भाग में, या फिर डेल्टाई पेशी में, या फिर कमर पर? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जांघ के पार्श्व भाग पर नवजात शिशुओं में डीपीटी का टीका लगाया जाता है। कल हमने आपकी योजनाओं वाली टॉप 100 करा दी है, ठीक है ना, टॉप 100 योजनाओं वाले प्रश्न करा दिए हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है ना, जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे वो इन्हीं टॉप 100 में से आ जाएंगे। कल हमने वीडियो कराई है, आप लोग देख लेना। और टॉप 100 की पीडीएफ जो है 199 वालों को दी जाएगी और 129 वालों को दी जाएगी। कब? जब अब की बार जब हम आपको ब्रह्मास्त्र देंगे, यानी 3 ब्रह्मास्त्र हो चुके हैं, इसके बाद में 4, 5, 6, जैसे 6 ब्रह्मास्त्र होंगे वैसे हम आपको देंगे। तो इसी ब्रह्मास्त्र के साथ में ये आपकी पंचवर्षीय योजनाओं की पीडीएफ लगी हुई मिलेगी। बाकी जो लोग नई नई पीडीएफ खरीद रहे हैं, यानी 199 का अभी खरीद रहे हैं, उन सबको ये सारी पीडीएफ लगी हुई मिलेंगी ऑलरेडी, ठीक है ना, यानी 3 ब्रह्मास्त्र आपको लगे हुए मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नंबर 10। नंबर 10 है, पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब सूत्रबद्ध की गई थी? यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब शुरू की गई थी? इसकी एक ट्रिक भी हमने आपको बताई थी। चलिए देख लेते हैं, फिर आपको एक बार फिर से ट्रिक बता देंगे। 1984 में, 1987 में, 2002 में, 1983 में? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 1983 में पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति चालू की गई थी, ठीक है ना। 1983 में भारत क्या हुआ था? भारत 1983 में पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। वर्ल्ड कप जीतने से क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब हो गई। क्यों खराब हो गई? अब किसकी खराब हुई होगी आपको पता ही है,
ठीक है ना? तो मतलब जो भी भारत का विरोध करते थे, उन लोगों की तबीयत खराब हो गई जब भारत वर्ल्ड कप जीत गया। तो उन लोगों की तबीयत सही करने के लिए आपको ये ट्रिक बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि है हो ही गई थी। ट्रिक बता रहे हैं कि जब भारत वर्ल्ड कप जीता, तो लोगों की तबीयत खराब हुई, तो इसी की याद में मतलब इसी को सही करने के लिए 1983 में पहली बार राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति चालू की गई थी, ठीक है? तो वर्ल्ड कप से आपको याद रहेगा, वर्ल्ड कप जीतने से दुश्मनों की जो है तबीयत खराब हो गई, तो भारत ने क्या कहा, चलो इनके लिए हम एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति चालू कर देते हैं। तो 1983 में पहली बार राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति चालू की गई थी। मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? लिस्मेनिया परजीवी के कारण, प्लाज्मोडियम के कारण, कोलेस्ट्रॉम के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण मलेरिया नामक रोग हो जाता है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न। गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन किस लिए आवश्यक होता है? जब गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त प्रोटीन हम लोग लेते हैं, क्यों लेते हैं, किसके उत्पादन के लिए हमें एक्स्ट्रा प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है? सेलुलोज के उत्पादन के लिए, ग्लाइकोजन के लिए, वसा के लिए, या फिर डाइट्रीन के लिए? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ग्लाइकोजन के उत्पादन के लिए हमें एक्स्ट्रा प्रोटीन लेनी पड़ती है गर्भावस्था के दौरान, क्योंकि आप सबको पता है गर्भावस्था के दौरान एक शिशु जो है गर्भ में होता है और उसका भी हड्डियों का निर्माण वगैरह हो रहा होता है, उसको प्रोटीन की आवश्यकता होती है और ये प्रोटीन ग्लाइकोजन के रूप में जो है मौजूद होती है, ग्लाइकोजन के रूप में मिलती है। इसीलिए ग्लाइकोजन को बनाने के लिए हमें एक्स्ट्रा प्रोटीन लेनी पड़ती है गर्भावस्था के दौरान। नंबर 13 देखिए, वीडियो पसंद आ रहा हो, चीज़ें समझ में आ रही हों, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट हमारे लिए उत्साहवर्धक होते हैं और बहुत अच्छा हमको लगता है जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। चलिए, बाकी मैथ की कल हमने वीडियो डाली थी, ठीक है ना? मैथ की वीडियो एक आध क्वेश्चन भाई मिसप्रिंट हो जाता है तो काहे परेशान हो जाते हो, ठीक है? कॉन्सेप्ट को समझो ना, कॉन्सेप्ट हम समझा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट समझिए। हम जो प्रश्न करा रहे हैं मैथ के प्रश्न, ऐसा नहीं कि वही अंक आ जाएंगे सेम टू सेम वैसे का वैसा आ जाएगा, अंक तो चेंज होंगे ना भैया। तो कॉन्सेप्ट पर आप ध्यान दो। एक क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया था, उसको लेकर कितना बवाल काट दिया, ठीक है ना? तो वहाँ पर हमने आपको बता दिया था भैया, एक क्वेश्चन वहाँ पर गलती से 7 का मल्टीप्लाई कर दिया गया था, वहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई था, लेकिन वो कॉन्सेप्ट वही था, 4, 5, 6, 7 और 8 का मल्टीप्लाई होना था, ठीक है? 8 का मल्टीप्लाई होता आपका आंसर आ जाता, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, ठीक है? चलिए, नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा खनिज तत्व डीएनए एवं आरएनए का घटक है? यानी कि डीएनए और आरएनए बनाने में कौन सा खनिज तत्व सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कैल्शियम, ये तो हड्डी बनाता है। सोडियम, ये भी हड्डी से संबंधित है। आयोडीन, घेंगा रोग ना हो जाए इसलिए। क्रिएटिनिनता नहीं हो जाए इसलिए। तो बचा कौन? फास्फोरस। तो डीएनए और आरएनए को बनाने में फास्फोरस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य शहरी मिशन की शुरुआत कब की गई थी? जो राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन था, यानी शहर के लिए जो स्वास्थ्य मिशन चालू किया गया था, कब शुरू किया गया था? 2014 में, 2013 में, 2005 में, या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2013 में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? जब मनुष्य के शरीर को ऊर्जा चाहिए रहती है तो कुछ पोषक तत्व काम में आते हैं, वो कौन से हैं जिनके द्वारा हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है? खनिज, लवण, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा, विटामिन, प्रोटीन, या फिर विटामिन एवं रेसे? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कार्बोहाइड्रेट और वसा। ये दोनों मिलकर के सबसे ज्यादा ऊर्जा हमको प्रदान करते हैं। तो मनुष्य के शरीर को ऊर्जा लेने के लिए कार्बोहाइड्रेट और वसा की आवश्यकता पड़ती है और सबसे जल्दी हमें कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है। चलिए, तो यहाँ पर आपका पहला पार्ट समाप्त होता है, पोषण एवं स्वास्थ्य। अब दूसरा पार्ट शुरू होगा, सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति। इसी में हम मैथ रीजनिंग को भी सॉल्व करेंगे, कंप्यूटर के प्रश्न भी इसी में आएंगे, इसके साथ साथ में आपकी योजनाओं के प्रश्न भी इसी में आएंगे। तो सब कवर करेंगे, परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 16, एम एस वर्ल्ड जो आप जानते हैं, एम एस वर्ल्ड टेक्स्ट को जब वे स्क्रीन के दाहिनी किनारे पर तक पहुंच जाते हैं तो उन्हें अपने आप अगली लाइन पर स्थानांतरित करता है। इसे क्या कहते हैं? आप समझो, एमएस वर्ल्ड में क्या होता है कि आप कोई चीज़ लिख रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर आपकी स्क्रीन खत्म हो गई। अब ये क्या होगा, ये स्क्रीन से जैसे ही दाहिने किनारे पर पहुंचा तो वो अपने आप यहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है? कर्सर यहाँ पर आ जाता है। तो यही कह रहा है कि जब ये कर्सर को यहाँ पर हम लेकर के आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? एंटर कहते हैं, वर्ड रैप कहते हैं, ऑटो स्क्रॉल कहते हैं, फिर कैरिज रिटर्न कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस प्रक्रिया को हम वर्ड रैप कहते हैं। जब हमारा कर्सर दाहिने किनारे पर पहुंच जाता है और अपने आप शुरुआत में आ जाता है तो इस प्रक्रिया को एमएस वर्ड में वर्ड रैप कहा जाता है। आगे बढ़िए, 17 नंबर। इससे पहले आपको बता दें, एमपीएसआई 2025 के नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं, आप लोग मंगा सकते हैं। सभी सब्जेक्ट के नए सिलेबस पर आधारित नोट्स मिलेंगे। एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के नोट्स कंप्लीट हैं, आप लोग ले सकते हैं, जिनका भी वर्ग 3 में प्री एग्जाम निकल चुका है। एमपी आबकारी भैया लास्ट डेट 1 तारीख है, फॉर्म जरूर भर लेना। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न, जो आपका वैकेंसी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कम फॉर्म इसमें भरे जाते हैं। आराम से फॉर्म भर दीजिए, किसी को बताइए मत, सिलेक्शन लेकर के निकल जाइए, ठीक है ना?
उसके बाद में एमपी पुलिस जो आने वाली वैकेंसी नोट्स कंप्लीट है, जेल और वन रक्षक के भी नोट्स कंप्लीट है। आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं, या फिर कोई छोटा बड़ा भाई बहन इन एग्जाम को दे रहा हो तो उसको भी आप लोग बता देना। चलिए भैया अगला देखिए, पावर पॉइंट शो में कौन सा फाइल स्वरूप जोड़ा जा सकता है, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा फाइल स्वरूप है जो पावर पॉइंट शो में जोड़ा जा सकता है। .jpg, .gif, .wav या फिर उपरोक्त सभी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सारे के सारे जो फाइल स्वरूप हैं वो पावर पॉइंट शो में जोड़े जा सकते हैं। नंबर 18 देखिए, देखो किस वर्ष हिंदू उत्तराधिकार एक्ट लागू किया गया था। हिंदू उत्तराधिकार एक्ट कब पारित किया गया था, ये तो सबको ही पता होगा। 1954, 1955, 56 या फिर 57। आइए आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी 1956 में हिंदू उत्तराधिकार एक्ट लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत योजना क्या है। स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत योजना का आरंभ कौन से वर्ष में हुआ था। 2013, 2014, 2016, 2015। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2016 में स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत योजना का आरंभ किया गया था। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, वन बंधु कल्याण योजना को कौन से वर्ष आरंभ किया गया था, बताइए। योजनाओं के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, आप सबको पता है। तो वन बंधु कल्याण योजना किस वर्ष चालू की गई थी। 2013 में, 2007 में, 2014, 2011। कब शुरू की गई थी वन बंधु कल्याण योजना। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है 2014 में वन बंधु कल्याण योजना को शुरू किया गया था। ठीक है ना। तो 20 तक आपकी योजनाओं वाले ये सब प्रश्न हो गए। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे अपना मैथ और रीजनिंग। ठीक है, तो 5-5 प्रश्न आपको मैथ और रीजनिंग के मिलेंगे। कल हम T20 सीरीज हमने शुरू की थी मैथ और रीजनिंग की, जिसमें आपको पता है आपके एग्जाम में 20 से ज़्यादा प्रश्न मैथ रीजनिंग के नहीं आएंगे। अगर बहुत ज़्यादा आएंगे तो 20 प्रश्न आएंगे, नहीं तो वही मान लीजिए 5 प्रश्न आपको मैथ के दे दिए, 6 प्रश्न रीजनिंग के दे दिए। ठीक है ना, बहुत करेंगे तो 20 प्रश्न देंगे। तो T20 सीरीज हमने शुरू की है मैथ और रीजनिंग की, जिसमें 10 प्रश्न हम आपको मैथ के कराते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में आएंगे, और 10 प्रश्न आपको रीजनिंग के कराते हैं। सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो कल वाली वीडियो भी आपको देख लेना है। और मैथ की पीडीएफ मत मांगने लगना भैया, मैथ की पीडीएफ नहीं दी जाएगी, क्योंकि मैथ में हमने सॉल्यूशन नीचे उसमें टाइप करके नहीं रखा है। प्रश्न ही प्रश्न है, और प्रश्न तो आप यूट्यूब पे देख ही सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से रीजनिंग शुरू हो रही है, और रीजनिंग में प्रश्न नंबर 21 क्या है देखिए, इसको आराम से सॉल्व करेंगे, सबको समझाते हुए प्यार से देखिए। एक आदमी पश्चिम की ओर मुख किए हुए खड़ा है, वह दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है, तब वो और इसके बाद में दोबारा इसी दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है। अब वह किस दिशा में मुंह किए हुए है। ये प्रश्न एक दीदी के द्वारा भेजा गया था, अब नाम उनका हम नहीं बताएंगे। उन्होंने भेजा था, बोला था सर ये एंगल वाले प्रश्न हमारे समझ में नहीं आते हैं, एक बार आप जरूर करा देना। तो आइए उनकी बात मान लेते हैं और इस प्रश्न को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक आदमी क्या है पश्चिम की ओर। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण होता क्या है। तो इस तरह से एक प्लस का निशान बनाइए, ये बना दिया हमने प्लस का निशान। ऊपर उत्तर होता है, इसके सामने दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है। ठीक है ना। क्या कह रहा है, पश्चिम की ओर मुख किए हुए खड़ा है। ये तो हमने आपको बता दिया ना, डायरेक्शन समझ में आ गया। अब फिर से बना लेते हैं साफ साफ, ये बना लिया हमने। ठीक है, कह रहा है पश्चिम की ओर मुख किए हुए खड़ा है। ठीक है, यहाँ पर खड़ा है मुख करके। अब क्या हुआ, 45 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब अपने दाहिने हाथ की ओर मुड़ता है। तो यहाँ से 45 डिग्री मुड़ा, 45 डिग्री मतलब यहाँ पर बीच में आ गया। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, 45 डिग्री इतना मुड़ करके यहाँ पर आ गया। अब इसका मुंह ऐसे हो गया है। अब कह रहे हैं दोबारा उसी दिशा में 180 डिग्री घूम जाता है। 180 डिग्री का मतलब जानते हैं, सीधी लाइन। ठीक है, तो जब ये 180 डिग्री घूमेगा तो इस तरह से देखिए, 45 यहाँ पर घूम गया तो ये 90 हो गया, फिर ये भी 90 हो गया, 90, और इसके बाद में यहाँ पर ऐसे घूमेगा तो ये आपका 180 बिल्कुल सीम, मतलब बिल्कुल पीछे की ओर देखने लगेगा, जस्ट अपोजिट मुड़ जाएगा। ठीक है, फिर से समझा देते हैं। देखिए ये रहा। ठीक है ना, इधर देख रहा था बेचारा, सबसे पहले 45 डिग्री मुड़ा और यहाँ पर पहुँच गया बीच में बिल्कुल। अब इधर देखने लगा। अब कह रहे हैं कि 180 डिग्री वो मुड़ गया। ठीक है, तो जब भी 180 डिग्री मुड़ता है, कोई भी व्यक्ति 180 डिग्री मुड़ता है तो जस्ट अपोजिट दिखने लगता है। ठीक है, तो सीधे दिमाग में रखो, अगर यहाँ पर देख रहा है 180 डिग्री मुड़ेगा तो जस्ट अपोजिट देखने लगेगा, यानी कि यहाँ पर देखने लगेगा। अब वही आपसे पूछ रहे हैं, बताइए अब उसका मुंह किस दिशा में है। अभी आपको बताया था ये होता है दक्षिण, ये होता है पूरब, और दोनों के बीच में कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगी। आइए देखते हैं आंसर कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से आप लोग देख लेना, टाइम ज़्यादा खराब मत कीजिएगा। ठीक है, केवल आपको मुड़ाना है। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, यानी अपने हाथ की दिशा में मुड़ना। वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी अपने हाथ के विपरीत दिशा में मुड़ना। अगर 180 डिग्री कोई व्यक्ति मुड़ता है तो वो जस्ट अपोजिट देखने लगता है। अगर 360 डिग्री कोई व्यक्ति मुड़ रहा है तो उसी दिशा में देखेगा जिस दिशा में वो देख रहा था। ठीक है, समझ में आ गया। अब तो आ गया होगा ना। 360 का मतलब होता है पूरा गोला, 180 का मतलब होता है आधा गोला, यानी कि जस्ट अपोजिट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न,
देखिए, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है कि बताइए, अगर 4 और 4, 4 प्लस 4 का मतलब 20 है, 5 प्लस 5 का मतलब 30 है, 6 प्लस 6 का मतलब 42 है, 7 प्लस 7 का मतलब 56 है, तो बताइए 9 प्लस 9 का मतलब क्या होगा? अब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। 90 होगा, 30 होगा, 100 होगा या फिर 121 होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। आपने आंसर लगा लिया होगा, तो देखिए अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि अगर 4 से रिलेटेड है, यानी कि ये कहीं ना कहीं 4 से कट रहा है, तो 4 से काटने पर 5 बार कट रहा है। अच्छा सर, हाँ कट तो रहा है। 5 से अगर 30 को काटे 6 बार कट रहा है। हाँ सर। 6 से 42 को काटें 7 बार कट रहा है। हाँ सर। 7 से 56 को काटें 8 बार कट रहा है। यानी कि ये अपने अगली वाली संख्या से गुणा करके उसका आंसर लिख रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि अपने अगले वाली संख्या से गुणा करके आंसर लिख रहे हैं। कैसे? आप चलो देख लेते हैं। 4 के बाद में क्या आता है? 4 के बाद में 5 आता है। 5 से गुणा कर दो तो 20 आ जाएगा, ठीक है सर। 5 के बाद में क्या आता है? 6 आता है। यानी 5 के बाद में 6 आता है। 6 से गुणा कर दो 30 आ जाएगा। तो 20 लिख दिया, 30 लिख दिया। 6 के बाद में क्या आता है? 7 आता है। तो 6 का गुणा 7 में कर दो तो 42 आ जाएगा। यहाँ पर 42 लिख दिया। 7 के बाद में क्या आता है? 7 के बाद में 8 आता है। तो 7 का गुणा 8 से करेंगे तो 56 आ जाएगा। यानी कि ये क्या कर रहे हैं? अपनी अगली संख्या से गुणा करके उसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो ऐसा ही हम इसके साथ में करेंगे। 9 के बाद में क्या आता है? 10 आता है। 9 का गुणा 10 से करो 90 आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए में आपका सही आंसर दिया गया है। अब समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है ना। बस अपनी अगली संख्या से, जो पहली संख्या है इसका अपनी अगली संख्या से गुणा करके यहाँ पर लिख देना है। ये वाला तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? 512, 1131, 1000। आपको देखते ही तुरंत समझ में आना चाहिए कि 512 किसी न किसी का घन होता है, ये भी किसी का घन है, ये भी किसी का घन है। यानी कि ये जो क्वेश्चन होगा वो घन पर आधारित पूछा गया है। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, घन और वर्ग इन दोनों पर ही आधारित प्रश्न, ज़्यादातर 90% प्रश्न आपके एग्जाम में इसी के ऊपर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 512 किसका घन होता है? सर 512 तो 8 का घन होता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है। फिर उसका इसका संबंध कैसे दिया है? 1131 किसका वर्ग होता है? सर 11 का घन होता है 1131, ठीक है। 1000 किसका घन होता है? सर 10 का घन 1000 होता है। यानी कि इन्होंने किया क्या है? 11 से पहले क्या आ रहा है? 10, तो 10 का घन लिख दिया है, ठीक है। अब 8 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 8 से पहले क्या आता है? 8 से पहले सर 7 आता है। 7 का घन कितना होता है? 343। तो 343 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 343 आ गया। देखो कैसे, 8, 7, 11, 10, यानी 11 के बाद 10 और 8 के बाद 7, ठीक है। तो अपने एक पहली वाली संख्या का घन यहाँ पर लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तुरंत पहले का घन इन्होंने लिखा है। देखिए यहाँ पर 11 था ना, 11 के पहले क्या आता है? 11 के पहले 10 आता है, तो 10 का घन लिख दिया। यहाँ पर 8 है, 8 के पहले क्या आता है? 8 के पहले 7 आता है, तो 7 का घन यहाँ पर लिख दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए 24 नंबर, कौन सा एक अलग है? 4 आपको ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा डिफरेंट है, यही आपसे पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। अब तो अपने आप बता दो, खाने पीने की चीज़ें आ गई हैं ना, अब तो चेहरे पर मुस्कान आ गई होगी, अरे भैया आज तो मज़े ही आ जाएंगे। चलो, पनीर, दही, लस्सी, मोमोज, बताइए चारों में कौन सा अलग है? आज तो शिवरात्रि है ना, तो बताओ कौन सा इसमें से आप शिवरात्रि में खा सकते हैं और कौन सा नहीं खा सकते हैं। यहीं से आपका आंसर निकल आएगा। तो पनीर तो खा सकते हो भैया, शुद्ध होती है, दूध की बनी है। दही भी खा सकते हो, हाँ सर खा सकते हैं। लस्सी भी पी सकते हो, हाँ पी सकते हैं। क्या मोमोज खा सकते हो? नहीं सर, मोमोज नहीं खा सकते। तो यही आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अलग है। ये तो हंसने की बात थी। बेसिकली रीजन ये है कि तीनों चीज़ें दूध से बनी हुई हैं और ये जो है वो दूध से नहीं मैदे से बना हुआ है, इसीलिए मोमोज अलग हो जाएगा। कौन कौन बहुत मोमोज खाता है बताओ? मोमोज ज़्यादा नहीं खाने चाहिए भैया, चिपक जाता है जा करके, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, फिर से आपसे संबंध पूछा गया है। पहला विकल्प जैसे दूसरे से संबंधित है, वैसे ही तीसरा चौथे से संबंधित होगा। अब बताइए कैसे संबंधित होगा? बकरी का संबंध मिमियाना से है, तो शेर का संबंध किससे होगा? सरल प्रश्न भी हमने रखे हैं, ऐसा नहीं कठिन कठिन रख दो, ठीक है ना। आपका जो पेपर होगा वो मॉडरेट लेवल का आएगा, थोड़ा सा कठिन, थोड़ा सा सरल, ठीक है। और जो बहुत ज़्यादा कठिन होगा, जैसे कल मैथ वाला प्रश्न था, मैथ वाला जो हमने कल टेस्ट कराया वो मॉडरेट लेवल का था, ठीक है ना। मतलब कि थोड़ा सा कठिन लेवल का था। हमने बताया भी था अगर 20 में से 11 नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो, ठीक है। इसमें भी बताएंगे कितने नंबर आने चाहिए। चलो, बकरी कैसे बोलती है? बकरी मिमियाती है। शेर क्या करता है? शेर दहाड़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। सीधे आगे बढ़ेंगे। बाकी आपको बता दें, मनुष्य चिल्लाता है, कुत्ता गुर्राता है और हाथी चिघाड़ता है, ये भी आपको देख लेना है, ठीक है। चलिए 26 नंबर देखिए, मैथ का सवाल आ गया। 26 नंबर से मैथ शुरू हो जाएगा। बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से, शांति से दिमाग लगा करके सीखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए
प्रश्न बहुत बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन सॉल्व करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। अमन, आदित्य और संजय की गति का अनुपात क्रमशः 4, 5 और 6 है। यदि सभी समान दूरी तय करते हैं तो अमन, आदित्य और संजय द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताइए। तो हमने आपको कई बार बता रखा है कि गति और समय एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर गति 4, 5, 6 है तो समय 1/4, 1/5, 1/6 हो, यानी कि उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो आप चलो सॉल्व कर लेते हैं। देखो, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। निकल आए तभी आप इसको ऐड करना, नहीं तो अपने मन से जो है ऑप्शन नंबर सी ऐड करके नंबर ऐड कर ले रहे हो। हमने बताया गति का उल्टा समय होता है। ठीक है, तो गति अगर 4, 5, 6 दी गई है तो समय इसका उल्टा हो जाएगा 1.4, मतलब 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6, ये हो जाएगा। ठीक है, अब बस इसका एलसीएम निकाल लीजिए, क्योंकि अनुपात लगा हुआ है तो नीचे वाली चीज़ें लास्ट में खत्म हो जाती है। ठीक है, तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम आएगा कितना बताओ? 30 तो कटेगा नहीं 4 से, तो 60 आएगा इसका एलसीएम। ठीक है, अब 4 से काटो 60 को, 4 से काटा 15 बार गया, 5 से काटा 12 बार गया, 6 से काटा 10 बार गया, और लास्ट में जब अनुपात वाली बात आती है तो ये नीचे वाले को अपन काउंट नहीं करते, नीचे वाले को बाद में खत्म कर देते हैं। फाइनली अपना आंसर आएगा 15:12:10। कहाँ पर दिया गया देखिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 15:12:10। ठीक है, कैलकुलेशन जल्दी के चक्कर में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, पर कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखना है। ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन कराने रहते हैं, अगली वीडियो भी सोचते हैं कि जल्दी से आपकी अगली वीडियो बन जाए, इसलिए कैलकुलेशन जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो आपको बस कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना है कि जो समय होता है वो गति का उल्टा होता है। अगर 4, 5, 6 गति दी गई है तो समय हम 1/4, 1/5 और 1/6 कर देंगे, और जब भी अपोजिट मतलब कि 1/6 कर देंगे। अब जब भी ऐसे प्रश्न हमारे सामने आए तो सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम 60 आएगा, 4 से काटेंगे 15 आएगा, 5 से काटेंगे 12 आएगा, 6 से काटेंगे 10 आएगा, 15, 12, 10 हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए और अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस पर है, क्रैमूल बिक्रैमूल पर। क्या कह रहा है, और इसको हमने पहले आपको ट्रिक के द्वारा बताया था। जिन लोगों को ट्रिक की पीडीएफ मिली है, जिन लोगों ने 199 वाली पीडीएफ खरीदी होगी या फिर 129 वाली प्रैक्टिस सेट लिए होंगे, मतलब कि थ्योरी वाली 129 का प्रैक्टिस सेट ले रखा है, उसके बाद 49 की थ्योरी ले रखी है, उन लोगों को मैथ की ट्रिक की पीडीएफ अलग से दी गई है। ठीक है, एक ट्रिक वाली पीडीएफ दे रखी है, उसमें सभी टॉपिक की केवल और केवल ट्रिक ही ट्रिक दी गई हैं। ठीक है, तो आप लोग भी देख लेना। 199 वाली पीडीएफ इसीलिए कह रहे हैं, 199 वाली लेंगे तो सारे कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा। ठीक है ना, थ्योरी भी मिलेगी, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ब्रह्मास्त्र मिलेगा, टॉप 100 मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा आपको। चलो अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। यदि 28 संतरों का क्रय मूल्य, तो यहाँ पर लिखेंगे 28, 28 संतरों का सीपी बराबर, एक मिनट, 28 संतरों का सीपी बराबर 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 24 संतरों के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब यहाँ से सीपी अपॉन एसपी निकाल लीजिए। देखो सीपी के नीचे इस एसपी को लेकर के आओ, अगर एसपी को इसके नीचे लेकर के आओगे तो ये 28 यहाँ से उठ करके यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर एसपी खत्म हो गया, ये अगर इसके नीचे आ गया एसपी तो ये इसके नीचे आ जाएगा। अब काट लो, 4 से काटो, 4 छंगे 24, 4 सत्ते 28, यानी कि सीपी अपॉन एसपी हमको मिल गया 6/7। समझ गए, सीपी की वैल्यू 6 है, एसपी की वैल्यू 7 है। अब अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, आपको बता रखा है। ऊपर के दोनों का अंतर कर दीजिए, दोनों का जब अंतर निकालेंगे वो हम ऊपर लिख देते हैं और नीचे कॉस्ट प्राइस लिख देते हैं और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं, तो हमारा परसेंट प्रॉफिट निकल के आ जाता है। तो 6 और 7 का अंतर कितना आएगा, 1 आएगा। नीचे क्या आएगा, जो कॉस्ट प्राइस होता है, क्रैमूल पर हमेशा परसेंटेज प्रॉफिट क्रैमूल पर निकालते हैं। तो क्रैमूल क्या है, यहाँ पर 6 है, तो 6 को लिख दिया, गुणा में 100 लिख दिया। अब काट लो, काटोगे तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 3, 2 से काटा। ठीक है, 50/3, 50/3 कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में 50/3 दिया गया है। या तो 50/3 लिखा होगा या फिर 16 सही 1/3 लिखा होगा, 16 सही 2/3। जहाँ पर 16 सही 2/3 लिखा हो इसका मतलब भी 50/3 होता। कैसे, 16 तिहाई 48, 48 में 2 जोड़ोगे 50, 50/3। ठीक है ना, ऐसे चाहे 50/3 लिखा हो या फिर 16 सही 2/3 लिखा हो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। आ गया समझ में, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाली बात तो है नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर पर चलते हैं। 28 नंबर आपका जो है आ गया, मतलब कि उससे आ गया, क्या कहते हैं इसको, वो मूलधन वाले से। ठीक है ना, साधारण ब्याज से। साधारण ब्याज का प्रश्न है, कितने वर्षों में 9500 रुपये की धनराशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 11,780 रुपये हो जाएगी। यानी कि आपसे समय पूछा गया है, टाइम। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सूत्र आप सबको पता है, SI बराबर, सिंपल इंटरेस्ट की बात की जा रही है, P/R/T/100। बच्चे को ये सूत्र याद रहता है। अब ये सूत्र आपके दिमाग में अगर है तो इसी में अपन मान रख करके सीधे आंसर निकालेंगे, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो अब सॉल्व करते हैं। देखो
सबसे पहले आपको ब्याज निकालना पड़ेगा। ब्याज के लिए क्या होता है, जो मिश्र धन होता है उसमें से मूलधन घटाएंगे तभी हमको ब्याज मिलता है। तो हमने 11,780 में से 9500 घटा दिया। घटा दो, जीरो में से जीरो गया, 8 की 8, 7 में से 5 गया 2, 11 में से 9 गया 2, यानी 2280। देख लो भैया सही से घटाया कि नहीं घटाया है, जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाता है। जीरो में से जीरो गया जीरो, 8 की 8, 7 में से 5 गया 2, 11 में से 9 गया 2, 2280। ये हमारा एसआई निकल करके आ गया 2280। क्यों, हमने मिश्र धन में से, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दिया था। ठीक है, अब यहीं पर रख लो, 2280 हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, पी हमारे पास में 9500 है, यानी 9500 हमारे पास में मूलधन है। रेट हमारे पास में 8 है और टी हमसे पूछा गया है 100 का डिवाइड दे दीजिए। पी आई टी अपन 100 में रख दिया, जीरो से जीरो काटा, जीरो से जीरो काट दिया। ठीक है, 19 से काटो, 19 पंचे 95, 19 एकन 19, 19 दूनी 38। ठीक है, और जीरो का जीरो लिख दिया, 120 बार कट गया। 5 से हम इस 120 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24 बार जाएगा। ठीक है, 24 आ गया। 8 से 24 को काटेंगे तो 3 बार जाएगा, 8 तिहाई 24। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, फिर से समझा देते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले हमने ब्याज निकाला, ब्याज हमारा 2280 आया, तो एस आई बराबर पी आई टी अपन 100 में रख दिया, 2280 लिखा हमने। पी यानी कि प्रिंसिपल हमारा 9500 है। रेट हमको पता है 8, समय हमसे पूछा गया है 100 का डिवाइड दिया, जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म, 19 से काटा, 19 पंचे 95, 19 से काटा, 19 से 19, कितना बचा 3, बनी 28, 19 दूनी 38, जीरो का जीरो लिख दिया। 5 से 120 को काटा, कितनी बार गया, 5 दूनी 10, 24 बार गया। अब इधर 24 है, इधर 8 है, 8 से 24 को काटा, कितनी बार गया, टी बराबर 3, 8 तिहाई 24। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ गया। आमने सामने काट सकते हैं, अगर बराबर के एक तरफ कोई चीज़ लिखी है, बराबर के दूसरी तरफ कोई चीज़ लिखी है तो आप आमने सामने काट सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। देखो इसकी आपको कौन सा है, ये आपका एवरेज वाला है। ठीक है, औसत आयु देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 29, 30 सदस्यों की औसत आयु 13 वर्ष है, पहले 18 सदस्यों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो शेष सदस्यों की औसत आयु बताइए। यानी सारा खेला औसत में ही हो रहा है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, पहले आपको आंसर दिखा दें। मैथ को आप लोग पॉज करके सॉल्व कर लिए कीजिए, फिर आंसर देख लीजिए। देखिए 4 ऑप्शन है, 20, 40, 30 और 10। अब आपका आंसर जो निकल गया होगा वो निकल गया होगा। अपन यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, 30 सदस्यों की औसत आयु 13 वर्ष है, तो सबसे पहले टोटल निकालेंगे। टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, औसत का जो है सदस्यों में गुणा कर देते हैं। तो 13 में गुणा किया, 13 तिया 39, यानी 390 निकल करके आ गया। जो टोटल है, टोटल एज 390 आ गई। 18 सदस्यों की आयु 15 वर्ष है, तो 18 इंटू 15 कर लो। देखो 15 अट्ठे 120, 120 की जीरो, हाथ से लगी 12, 15 एकन 12, 15 एकन 15, 15 और 12 कितना हो जाएगा 27, 270। ठीक है, अब 390 में से 270 घटा दो, 270 हमने घटा दिया, जीरो, 9 में 7 की 2, 3 में से 2 गई 1, यानी कि 120 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 120। अब इस 120 जो है वो कितने सदस्यों की आयु निकल करके आ गई है, ये आप बता दीजिए। तो 120 निकल करके आ गया अपना। ठीक है, अब ये जो 120 निकल करके आया है, अब सदस्य कितने बचे हैं, यहाँ पर इन्होंने 18 सदस्यों की बात की है, तो और टोटल सदस्य 30 हैं, तो 30 में से जब हम 18 घटाएंगे तो कितना निकल करके आएगा, 12 निकल करके आएगा। यानी ये 12 सदस्यों की आयु 120 वर्ष आई है। तो अब अगर औसत आयु हमको ज्ञात करनी है, ये तो टोटल निकली है, औसत आयु अगर हमें ज्ञात करनी है तो 12 का डिवाइड दे देंगे जो बचे हुए सदस्य हैं। जब 120 में 12 का डिवाइड देंगे तो 10 निकल करके आएगा। यानी एवरेज आयु जो है वो बचे हुए सदस्यों की जो एवरेज एज है वो 10 वर्ष निकल करके आ जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, आ गया समझ में। क्या किया था, सबसे पहले टोटल निकालते हैं, एवरेज वाले हमेशा टोटल निकालते हैं। टोटल निकाला, इन दोनों का गुणा करके 390 आया। बचे हुए सदस्य कितने हैं, 18 और 15, इनका टोटल निकाला 270 आया। इनका डिफरेंस निकाला 120 आया। सदस्य कितने बचे रह गए, 30 सदस्यों की बात की गई थी, 18 की ही जोड़ी गई थी, यानी बचे सदस्य 12 हैं। 12 का इसमें डिवाइड दे दो, 10 वर्ष उनकी एवरेज एज निकल करके आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 30 देखिए, 30 नंबर क्या कह रहा है, देखो 30 नंबर कह रहा है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 49 है, सबसे बड़ी संख्या बताइए। इसकी आपको ट्रिक बताने वाले हैं। जहां पर भी आपको विषम संख्या दिखाई दे, 7 हो, 5 हो, 3 हो, और बोला जा रहा है कि ये उसका औसत है, तो बस उसी औसत को बीच में लिख दो। ठीक है, तो 49 औसत बता रहा था, हमने 49 यहाँ पर लिख दिया, यही आपका औसत मेन औसत 49 हो जाएगा। अब 7 संख्याएं हैं, तो जो 3 है उन 3 को इधर लिख दो और यूँ बाकी बची 3 को इधर लिख दो और बीच में 49 लिख दो। 49 के बाद में क्या आएगा, 50 आएगा, 50 के बाद में 51, 51 के बाद में 52। ठीक है, अब देखो इधर आ जाओ,
49 से पहले क्या आएगा 48, 48 से पहले 47, 47 से पहले 46। लो ये आ गई सात की सातों संख्याएं। अब कुछ भी पूछ ले आपसे, आप बता सकते हो। अगर आपसे पूछा क्या है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या सर 52 है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या 46 है। जो भी पूछ दे आप उसका आंसर निकाल करके बता सकते हो, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या ऑप्शन नंबर बी 52 हो जाएगा। फिर से बता देते हैं, अगर 5 संख्या हो, 7 संख्या हो, 9 संख्या हो और आपसे बोला जाए कि ये उसका औसत है, तो जो औसत बोला जा रहा है उसको सबसे पहले बीच में लिख देंगे, बाकी बची संख्याओं को उसके दोनों तरफ लिख देंगे बराबर बराबर बांट करके। 49 के बाद में 50 आता है, फिर 51 आएगा, फिर 52 आएगा, यहाँ पर 48 आएगा, 47 आएगा, 46 आएगा। सात की सातों संख्या हमको मिल गई हैं। पूछा है सबसे बड़ी संख्या 52 है, सबसे छोटी संख्या 46 है, बड़ी पूछी गई तो 52 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। यहाँ से आपका शुरू हो रहा है मैनेजरियल स्किल, जिसे हम कहते हैं प्रबंधकीय कौशल। आइए शुरू करते हैं प्रबंधकीय कौशल। देखो क्वेश्चन नंबर 31, सामाजिक क्षेत्र में क्या क्या शामिल होता है बताइए। अब सामाजिक क्षेत्र का अर्थ है कि अगर आप हम समाज के लिए कोई योजना बना रहे हैं तो किस किस पर हम योजना बना सकते हैं। स्वास्थ्य एवं शिक्षा बिल्कुल जरूरी है, समाज में स्वास्थ्य एवं शिक्षा बहुत जरूरी है। आर्थिक नीति भी जरूरी है, समाज को अच्छे से पैसा मिल सके, सारी चीज़ें मैनेज हो सके, उसके लिए आर्थिक नीति बनाना जरूरी है। आवास, रहने की आवश्यकता तो होती है। उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी अपना हो जाएगा उपरोक्त सभी। 32 देखिए, केंद्र सरकार के विकास व्यय, ये व्यायाम नहीं होगा, विकास व्यय होगा, ठीक है ना। विकास व्यय में, व्यय का मतलब होता है खर्चा, तो केंद्र सरकार के विकास व्यय में कौन सा खर्चा शामिल नहीं होता है बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा खर्चा सरकार कभी भी बजट में नहीं दर्शाती है। चलिए देख लेते हैं। रक्षा व्यय, आर्थिक सेवाओं पर होने वाला व्यय, शिक्षा व्यय या फिर राज्यों को अनुदान। तो अगर आर्थिक सेवाओं पर कोई खर्च हो रहा है तो बजट में दिखाएगी सरकार, शिक्षा व्यय को भी दिखाती है, राज्यों के अनुदान को भी दिखाती है, लेकिन रक्षा व्यय को सही नहीं बताती। इतना बता देंगे हाँ भैया रक्षा पर हमने 120 करोड़ खर्च किए, अब ये नहीं बताएगी इतना हमने मिसाइल खरीदी, इतनी हमने गोला बारूद खरीदे, ये खरीद वो खरीदे। इसके लिए केंद्र सरकार बिल्कुल फ्री है कि आप अपने रक्षा व्यय को दिखाने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि अगर आपने रक्षा व्यय का एक एक ब्यौरा दे दिया तो हमारे बजट को हमारे दुश्मन भी देखते रहते हैं, उनको पता चल जाएगा कि हाँ इन्होंने इतनी मिसाइलें खरीदी हैं, इतने तोप खरीदे हैं, इतने ये खरीदे हैं, पिछली बार इनने इतने खरीदे थे, तो वो आइडिया लगा लेंगे कि कुल मिलाकर के इनके पास में कितनी मिसाइल है, कुल मिलाकर के कितनी तोप है, कुल मिलाकर के कितनी बंदूकें हैं। इसलिए सरकार बिल्कुल फ्री होती है। केंद्र सरकार को विकास व्यय में कभी भी रक्षा व्यय को दर्शाने के लिए प्रेशराइज नहीं किया जाता है, कभी भी नहीं कहा जाता कि तुम अपने रक्षा व्यय को पूरा खुल करके बताओ, ठीक है। नॉर्मली बता देंगे 120 करोड़, 500 करोड़, 2000 करोड़, लेकिन कभी ये नहीं बताएंगे कितना, ठीक है। तो केंद्र सरकार के विकास व्यय में रक्षा व्यय शामिल नहीं होता है। चलिए 33 नंबर देखिए, नेतृत्व की कसौटी क्या है। नेतृत्व का अर्थ है नेता। अगर आप एक नेता हैं, हमने आपसे बार बार कहा है कभी भी नेतृत्व या फिर नेता की बात आए तुरंत अपने आप को नेता बना लो, कुछ भी बना लो, पार्षद ही बना लो, ठीक है ना, पार्षद बना लो। ऐसे दिखते हो क्या आप बताओ ये तो क्यूट सा लग रहा है, आज बहुत अच्छी ड्राइंग बन गई, ये तो क्यूट सा लग रहा है, ठीक है ना। चलिए रोज ऐसा बन जाता था खड़ूस सा, आज तो क्यूट लग रहा है। कौन कौन है ये बताओ, क्यूट तो हर कोई अपने आप को बोलेगा, ठीक है ना। चलो नेतृत्व की कसौटी क्या है, दूसरों को अनुसरण हेतु प्रभावित करने की क्षमता, संगठन लक्ष्यों की प्राप्ति, संगठन के विवादों का निपटान या फिर इनमें से कोई नहीं। कसौटी का अर्थ होता है सबसे ज़्यादा जरूरी। वैसे तो नेताओं में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उसको समर्पित रहना चाहिए, संगठन के विवादों का निपटान भी करना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, दूसरों को अनुसरण हेतु प्रभावित करने की क्षमता। यानी कि आप दूसरे को हिप्नोटाइज कर लो, ये ऐसे बोलो। आप देखते हैं आपके घर परिवार में वो आते हैं, नेताजी आते हैं जब चुनाव के टाइम पे, इतना मीठा बोलते हैं, अरे माता जी आपके सिवा कोई नहीं है, आप ही हमको जिता सकती हो, और बस अगर इस बार जीत गए तो आपका एकदम पूरी जो जितनी आपकी पूरी मोहल्ला है एकदम चमका देंगे, दमका देंगे। यानी कि वो जो नेता होता है वो दूसरों को अनुसरण हेतु प्रभावित कर लेता है, यानी अगर इतना प्रभावित कर लेता कि माता बहनें जा करके उसी को वोट देती हैं, ठीक है ना, पूरा हिप्नोटाइज कर लेता है। तो एक नेता में कसौटी क्या है, एक नेता में सबसे ज़्यादा जरूरी है दूसरों को अनुसरण हेतु प्रभावित करने की क्षमता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वैसे ये प्रबंधन जो है ना बहुत बोरिंग विषय होता है, लेकिन इतनी आपको मतलब अच्छे समझाएंगे कि मज़ा आएगा आपको क्लास में, ठीक है ना। पटवारी वाले बड़े खुश होकर के गए थे प्रबंधन पढ़ने के बाद में, नहीं तो उनको मैनेजमेंट पढ़ने में बड़ी समस्या हो रही थी। बोलो मैनेजमेंट सर ऊपर से निकल रहा है, फिर हमने उनको समझाया सिखाया और उन्होंने कम से कम 330 से 350 लोगों ने सिलेक्शन लिया, फाइनल सिलेक्शन, और तब हम नए नए ही आए थे, ठीक है ना। तो उस टाइम पर क्योंकि हमने MBA भी कर रखा है थोड़ा बहुत,
ठीक है, और बीटेक भी कर रखा है, ठीक है ना, तो बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, तो अपन को काफ़ी अच्छा वो है, पता है कि भाई कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें स्टूडेंट्स को समझानी है जिससे कि उनके दिमाग में चीज़ें बैठ सके, ठीक है। तो उसी को हम यहाँ पर अपने उसी अनुभव को यहाँ पर हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको बोरिंग नहीं लगना चाहिए कभी भी क्लास, नहीं तो फिर बच्चा क्या करेगा, भाग जाएगा, समझ में नहीं आएगा, बोले क्या ये प्रबंधन पढ़ा रहे हैं, मैनेजमेंट कभी दिमाग में नहीं घुसता है। अब आपके मैनेजमेंट दिमाग में घुसेगा। चलो भैया, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के अंतर्गत क्या उपलब्ध कराया जाता है। ये योजना चालू की गई दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, क्या क्या मिलता है इसके अंतर्गत। मुफ्त शिक्षा मिलती है, हाँ भैया मुफ्त शिक्षा देख लेते हैं। मुफ्त शिक्षा दीनदयाल अंत्योदय जो योजना है ना, वो स्पेशल बनाई गई है। क्या मुफ्त शिक्षा के लिए बनाई है, क्या मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बनाई है, उच्च पोषक तत्वयुक्त भोजन के लिए बनाई है, या फिर मुफ्त आवास के लिए। चलिए देखते हैं, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, उच्च पोषक तत्वयुक्त भोजन के लिए बनाई गई है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, ठीक है ना। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के अंतर्गत उच्च पोषक तत्वयुक्त भोजन प्रदान किया जाता है। आगे बढ़िए, नंबर 35 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से एक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई योजना बना रहे हैं, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, किस बात को दिमाग में रख करके आप एक योजना तैयार करेंगे। मितव्ययता को, ठीक है ना, यानी खर्चा कम हो, निश्चित लक्ष्य हो, एक फाइनली लक्ष्य होना चाहिए, पूर्वानुमान होना चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ये सारी चीज़ें को दिमाग में रख करके आपको योजना बनानी चाहिए। मान लीजिए आप घर का खर्चा इस महीने का बनाने वाले हैं, तो क्या योजना बनाएंगे, मित व्ययता हो, यानी कि खर्चा कम हो, निश्चित लक्ष्य हो कि इस साल हम 10,000 रुपये से ज़्यादा खर्चे नहीं करेंगे, लक्ष्य हो गया। पूर्वानुमान, पहले से पता हो कि हाँ भैया इतने इतने खर्चे आने वाले हैं, तभी तो 10,000 रखोगे। पता चला आपका जो फैमिली है 12 लोगों की है और महीने का खर्चा 25,000 आता है और आपने 10,000 नियत कर लिया, तो ऐसा नहीं है। आपको पहले पूर्वानुमान लगाना पड़ेगा कि अगर 25,000 खर्चा आता है तो इस बार हम थोड़ा बहुत आगे मान लेंगे, थोड़ा बहुत मान लीजिए महंगाई हो गई है तो इस बार हम 27,000 रुपये खर्च करेंगे, इससे ज़्यादा खर्चे नहीं करेंगे। तो आपको पूर्वानुमान भी होना चाहिए। तीनों चीज़ें आवश्यक हैं एक योजना को बनाने के लिए। चलिए चलते हैं 36 पर। 36, आज व्रत है भैया, तो थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन सा लग रहा है। क्या आपको लग रहा है क्या एनर्जी लेवल डाउन है, कि वैसे ही चल रहा है जैसे हमेशा होता था, ठीक है ना। चलिए भैया, UNCED का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, सारी चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आंसर पर चलेंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। UNCED का फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, यानी कि वातावरण के डेवलपमेंट को लेकर के जो कॉन्फ्रेंस की गई है, यही UNCD का फुल फॉर्म हो जाता है। फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं 37 पर। संगठनात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, या फिर संगठनात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाले बल कौन से हैं। एक संगठन आपने बना रखा है, मान लीजिए आपकी एक कमेटी है, इस कमेटी को कौन कौन प्रभावित कर सकता है। लोग कर सकते हैं, बिल्कुल, वहाँ पर जो लोग उस कमेटी में शामिल हैं वो लोग प्रभावित करेंगे, निर्णय लेंगे तो प्रभावित होगा, ठीक है। पर्यावरण, वहाँ का पर्यावरण कैसा है, यानी कि लोगों में कैसी समझ है, आपसी समझ कैसी है, तो पर्यावरण भी प्रभावित करेगा। प्रौद्योगिकी, लोगों के पास में कितनी टेक्निक है, क्या टेक्निक है, क्या क्या प्रौद्योगिकी की सेवाएं आपके पास में हैं, तो ये सभी की सभी चीज़ें एक संगठनात्मक व्यवहार को प्रभावित करती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। 38 देखिए, सामाजिक नीतियाँ, जो नीतियाँ बनाई जाती हैं समाज में, मान लीजिए आप नेता हैं तो एक नीति बनाएंगे, तो सामाजिक नीतियाँ किन मुद्दों से संबंधित होती हैं, किस किस मुद्दे को ध्यान में रख करके आप जो है नीतियाँ बनाएंगे। चलिए देखते हैं। निर्धनता, खराब आवास व्यवस्था, स्वास्थ्य, या फिर उपरोक्त सभी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आप एक नेता हैं, मान लीजिए पार्षद ही हैं, तो आप देखेंगे निर्धनता कितनी है आपकी कॉलोनी में, आपके वार्ड में, उस आधार पर नीति बनाएंगे। खराब आवास व्यवस्था, किसी के पास में अगर घर नहीं है, आवास नहीं है, तो आवास योजना के अंतर्गत उसको आवास प्रोवाइड कराएंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, यानी उपरोक्त सभी आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़िए 39 क्या है, अपेक्षा को, हाँ ये आपसे रिलेटेड प्रश्न है, ठीक है। अपेक्षा को वास्तविकता बनाने की प्रक्रिया कौन सी है। अब इसका मतलब क्या है पहले देख लेते हैं फिर बताते हैं। विचार मंथन, मानदंड, लक्ष्य, या फिर समस्या को हल करना। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समस्या को हल करना। अब चलिए समझते हैं अपेक्षा को वास्तविकता। अब आप देखिए, आपने अभी तक तैयारी नहीं की, ठीक है, अब एकदम से डेट बढ़ गई, अब आपकी अपेक्षा हुई, आपके मन में इच्छा हुई कि यार हमको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, ठीक है ना। अब क्वालिफाई कैसे करेंगे, केवल विचार मंथन करते रह जाओगे तो नहीं होगा। सोचते रहे हाँ भैया आज क्वालिफाई हो जाएगा, अब तो एग्ज़ाम निकल, वो डेट बढ़ गई है, तो विचार मंथन करने से काम नहीं चलेगा। मानदंड तय करने से काम नहीं चलेगा कि केवल सोच लोगे कि हाँ भैया शुक्ला सर की 199 वाली PDF ले लेंगे, पढ़ेंगे नहीं, केवल PDF देखते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। मानदंड तय करने से काम नहीं चलेगा। लक्ष्य बनाने से केवल काम नहीं चलेगा, लक्ष्य के लिए काम तो करना पड़ेगा। लक्ष्य बना लिया, शुक्ला सर की 199 वाली PDF ले रखी है, 6 से 7 घंटा डेली पढ़ेंगे और पढ़ तुम रहे नहीं हो,
तो काम नहीं बनेगा। यानी समस्या का हल करना, समस्या आपके सामने यह है कि हमको सिलेक्शन लेना है, उसका सॉल्यूशन निकालिए, तभी आपकी अपेक्षा वास्तविकता बदल सकती है। यानी 199 वाली पीडीएफ लीजिए, 6 से 7 घंटा डेली पढ़िए, सभी प्रैक्टिस सेट को लगाइए, सभी ब्रह्मास्त्र को पढ़िए, सभी टॉप 100 पीडीएफ को याद कीजिए, आपका 101% सिलेक्शन होगा, आपकी समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। यानी आपने जो अपेक्षा की है अपने आप से वो वास्तविकता में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जिन लोगों ने 199 की पीडीएफ नहीं ली है वो लोग 199 की पीडीएफ मंगवा लीजिए, जिसमें प्रैक्टिस सेट मिलेगा, थ्योरी मिलेगा, सारे ब्रह्मास्त्र मिलेंगे, सभी टॉप 100 की पीडीएफ आपको मिलेगी। पुराने वाले जिनने 128 का ले रखा है वो 49 का पेमेंट करके अपनी सारी चीज़ें प्रैक्टिस सेट वगैरह मंगवा सकते हैं। भारतीय संविधान में न्याय के कौन से पृथक रूप हैं, यानी कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्याय बताए गए हैं? सीधे आंसर देखते हैं, समझाते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये 3 प्रकार के न्याय भारतीय संविधान में बताए गए हैं। फैक्ट वाला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं 41 पे। भारत के योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? बहुत सरल प्रश्न है। कल योजना वाली पीडीएफ जिन लोगों ने पढ़ रखी होगी, जिन लोगों ने कल की वीडियो देख रखी होगी, तुरंत आंसर लगा देंगे। सीधे फैक्ट देखते हैं, 1950 अपना आंसर, ऑप्शन नंबर डी। 1950 में भारतीय योजना आयोग की स्थापना की गई थी। पहले अध्यक्ष कौन थे भारतीय योजना आयोग के? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? कई बार आपको बता चुके हैं। चलिए 42 नंबर देखते हैं, 42। किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना भी कहा जाता है? बताइए, महालनोबिस योजना किस पंचवर्षीय योजना को कहते हैं? पहली को, तीसरी को, दूसरी को या फिर उपरोक्त सभी? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दूसरी पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना कहते हैं। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग गलत करके आएंगे। प्रश्न तो सिंपल दिया उन्होंने, लेकिन देखिए उन्होंने ऑप्शन कैसे सेट किया है, पहली और दूसरे पर उन्होंने तीसरी लिख रखी है। अब बहुत सारे लोग क्या सोचेंगे, अच्छा ए पर पहली होगी, ठीक है ना, देखेंगे नहीं, ए पर पहली होगी और बी पर दूसरी होगी, सी पर तीसरी और डी पर चौथी होगी, तो वो बिना देखे ऑप्शन नंबर बी लगा करके और निकल जाएंगे। फिर बाहर निकल करके आएंगे, फिर देखेंगे अरे यार ये तो दूसरे नंबर पर तो तीसरी दे रखी थी, फिर आपके मुंह से एक आवाज़ निकलेगी, ओह ये क्या हो गया। ठीक है ना, तो ये आपके मुंह से आवाज़ नहीं निकले ओह ये क्या हो गया, दिमाग को शांत रख के बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऑप्शन को अच्छे से देखना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना दी कहाँ पर है? दूसरी पंचवर्षीय योजना ऑप्शन नंबर सी में दी है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको लगाना रहेगा। ठीक है ना, वो आधे ज़्यादा लोग क्वेश्चन गलत करते हैं, इतना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आधे ज़्यादा लोग यही सोचकर गलत करके आएंगे जल्दबाजी में कि ये तो दूसरे पर दी गई होगी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है ना, तो देख करके दिमाग से, ठंडे दिमाग से करना है। जब हम एग्जाम एनालिसिस कराएंगे, आपका एग्जाम 7 तारीख से स्टार्ट होगा, तो पर डे का एग्जाम एनालिसिस कराएंगे, फिर आपको हम ट्रिक वगैरह बताते रहेंगे कि कैसे कैसे सॉल्व करना है। तो भाई इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना, जिससे कि एग्जाम एनालिसिस भी आपके पास में टाइम टू टाइम पहुँच सके। निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल दृश्य सामग्री है? केवल दृश्य सामग्री का अर्थ है इसे आप केवल देख सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं। ठीक है ना, केवल देख सकते हैं। बताइए 4 ऑप्शन कौन सा है जिसे आप केवल देख सकते हैं? टेलीविजन, इसको तो आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। टेप रिकॉर्डर, इसे आप सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म, इसे आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन कैलेंडर एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसे केवल केवल देखा जा सकता है, वो दीवार पर टंगा रहता है, डेट वगैरह आप देख सकते हैं, तो कैलेंडर इसका सही आंसर हो जाएगा। 44। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, यह कथन किसका है? सबको पता है भैया, अरस्तु महोदय ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। आगे बढ़िए 45। प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण कौन सा है? हमने आपको समझाया था, प्रसार शिक्षा का अर्थ है कि मान लीजिए आपके सुबह अगर देखो एक गाड़ी बना देते हैं, ये रही गाड़ी, पहले हम बहुत अच्छे से बना लेते थे, ठीक है ना, ये लो गाड़ी बना देते हैं, ये 4 टायर लग गए, ये खिड़की हो गई और ये खिड़कियाँ हो गई, ठीक है ना, पहले बहुत अच्छी बना दे, अब नहीं बन रही है। ठीक है, तो ये गाड़ी रहती है आपके जो है गली मोहल्ले में आती होगी, सुबह सुबह बच्चों को लेने के लिए ऊपर एक भोंपू लगा रहता होगा, वो प्रचार करते होंगे भैया हमारा स्कूल ऐसा है, हमारे स्कूल में ये सुविधा है, ये सुविधा है। तो सबसे पहले प्रसार शिक्षा नहीं अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रचार प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों कर रहे हैं वो? तो ये इसका प्रथम चरण है, ध्यान आकर्षण, यानी कि आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण होता है ध्यान आकर्षण। अब ये आपको हमेशा याद रहेगा कि सर ने एक बेकार सी ड्राइंग बनाई थी, जिसमें गाड़ी बनाई थी और तो प्रसार शिक्षा कर रहे थे, तो प्रसार शिक्षा का क्या पहला चरण होगा? ध्यान आकर्षण। तो आपको याद रहेगा और एग्जाम सेंटर में आप इसको बिल्कुल सही करके आएंगे 101%, और ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, आने की संभावना भी है। चलिए भैया यहाँ से शुरू करते हैं, बालक विकास एवं देखभाल। क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न, गर्भ में शिशु की जीवन क्षमता किस माह में आती है? यानी कि अगर बच्चा गर्भ में पल रहा है तो जीवन क्षमता, यानी अगर उसको बाहर निकाल लिया जाए तो अब भी वो जीवित रह सकता है, ऐसा कौन से मंथ के बाद में किया जा सकता है? 7 माह के बाद, 4 माह के बाद, 5 माह के बाद या फिर 8 माह के बाद? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 माह के बाद गर्भ में शिशु की जीवन क्षमता आ जाती है। मतलब कि मान लीजिए गर्भ में शिशु पल रहा है और कोई दिक्कत हो जाती है और शिशु 7 माह से कम का है, तो अगर आप उसको बाहर निकालते हैं ऑपरेशन के थ्रू तो बचने के
चांसेस कम रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि रहते नहीं, कम रहते हैं। लेकिन अगर 7 माह का शिशु है और आप उसे गर्भ से बाहर निकाल लेते हैं किसी कारणवश, तो वो बच जाएगा, उसमें जीवन क्षमता आ चुकी होती है, ठीक है ना। तो अपने आप को मतलब कि बढ़ाने की क्षमता उसके अंदर आ चुकी होती है, तो 7 माह से जो शिशु होता है गर्भ में, उसमें जीवन क्षमता आ जाती है। आगे बढ़िए 47। नेत्रहीन, गूंगे एवं बहरे लोग किस श्रेणी के अंतर्गत आएंगे? मानसिक दिव्यांगता, शारीरिक दिव्यांगता, सामाजिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेत्रहीन, गूंगे एवं बहरे लोग जो हैं वो शारीरिक दिव्यांगता के अंतर्गत आएंगे। 48। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा जैसे ही आए तुरंत दिमाग में आंगनवाड़ी को लेकर के आइए। आंगनवाड़ी प्राथमिक शिक्षा कब शुरू होती है? जब कक्षा 1 में बच्चा जाता है, एलकेजी यूकेजी में जाता है, उससे पहले बच्चा कहाँ पर जाता है? आंगनवाड़ी में जाता है। आंगनवाड़ी को हम पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। उद्देश्य क्या है? सीखने के प्रति रुचि पैदा करना, बिल्कुल सही बात है। सौंदर्य बोध का विकास, बिल्कुल सही बात है। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी का विकास, बिल्कुल सही बात है। चारों ऑप्शन सही रहेंगे। आंगनवाड़ी में क्यों भेजते हैं? जिससे कि बच्चा बैठना पढ़ना सीख जाए, हल्का फुल्का सीखना सीख जाए कि हाँ कैसे हमको स्कूल जाना है, ठीक है। सौंदर्य का बोध हो जाए, उसको सुंदरता के बारे में पता चल जाए कि स्कूल में जाओगे बेटा तो ऐसे ऐसे आपको टीचर्स लोग अच्छे से पढ़ाएंगे, तुमको खूब अच्छे से सिखाएंगे, पोएम सिखाएंगे, तो बच्चे के अंदर सौंदर्य बोध का विकास हो जाएगा। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी भी उसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। 49। पर्यावरण शब्द का क्या अर्थ होता है? सबको पता भैया पर्यावरण का अर्थ है परि प्लस आवरण, और परि का अर्थ होता है चारों ओर, तो चारों ओर के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। ऑप्शन में चारों तरफ ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए 50। श्रवण दोष के क्या कारण होते हैं? जो सुनने में दोष होता है, यानी कान अगर खराब हो जाते हैं तो क्या क्या कारण हो सकते हैं? जन्मजात कारण, हाँ भैया जन्मजात कारण भी होता है, किसी किसी का जन्मजात ही कान गड़बड़ होता है। आनुवंशिक कारण ये भी होता है, कभी कभी माता पिता को अगर नहीं सुनाई देता है तो वो आनुवंशिक की वजह से बच्चे में भी वो इफेक्ट आ जाते हैं। दैहिक कारण, अगर कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो गया उसकी वजह से भी कान जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 51 नंबर, यूनिसेफ क्या कार्य करती है? यूनिसेफ एक संस्था है, यूनिसेफ के द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं? शिशु पोषण, बिल्कुल सही बात है। शिशु स्वास्थ्य, सही बात है। शिशु की शिक्षा, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी कार्य यूनिसेफ के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़िए 52 नंबर। 52 नंबर देखिए, और आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर हम डाल देते हैं कि भैया कब आपकी वीडियो आने वाली है। जैसे अभी हमने डाल दिया था कि 3 बजे के आसपास, आज ब्रह्मास्त्र नंबर 4 3 बजे के आसपास आ जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर हम टाइमिंग डाल देते हैं क्लास से पहले, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, सर्च करके ज्वाइन कर लेना, नहीं तो लिंक भी दी गई, लिंक के थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हड्डी और दांत के लिए सर्वाधिक आवश्यक तत्व कौन सा है? आप सबको पता है हड्डी और दांत किसकी मदद से बनते हैं? सोडियम, आयरन, विटामिन, कैल्शियम, सबको पता है। कैल्शियम की आवश्यकता होती है, बिना कैल्शियम के हड्डी और दांत नहीं बनते हैं, तो ध्यान रखना कैल्शियम की मदद से हड्डी और दांत बनते हैं। 53 क्या है? समेकित शिक्षा योजना। समेकित शिक्षा योजना को कब प्रारंभ किया गया था? 1990, 1989, 79, 81। सही आंसर है समेकित शिक्षा योजना 1981 में शुरू की गई थी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं? संक्रामक का मतलब समझ रहे हैं ना, एक दूसरे में अगर बीमारी फैल जाए एक दूसरे से तो उसे हम संक्रामक बीमारी कहते हैं। कौन सी बीमारी एक दूसरे में नहीं फैलती है? टाइफाइड, ये फैलता है। अगर टाइफाइड वाले व्यक्ति के पास में आप लेट जाएंगे तो वहाँ से आपको भी टाइफाइड हो सकता है। खांसी भी फैलती है, जुकाम तो तुरंत फैल जाता है। तो ये सारी क्या है, वायरस की वजह से होते हैं। लेकिन जो बुखार है, ये बुखार नहीं फैलता, ठीक है ना। अगर किसी को नॉर्मली बुखार हो गया है तो वो एक तरह से संक्रामक बीमारी नहीं होती। ऐसा नहीं उसको बुखार है तुम बैठ गए तुमको हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए, एड्स संक्रमित व्यक्ति के कितने चरण होते हैं? अब देखिए, ये पानी के संक्रमण से होता है, भोजन के संक्रमण से होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना। एड्स संक्रमित व्यक्ति के कितने चरण होते हैं? तो एड्स के टोटल कितने चरण होते हैं, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज? तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एड्स संक्रमित व्यक्ति के टोटल 4 स्टेज होते हैं। अगर 4th स्टेज में पहुंच गया तो भैया बचना मुश्किल होता है, ठीक है। तो टोटल 4 स्टेज होते हैं। नंबर 56 देखिए, अधिगम वक्र के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा? अधिगम वक्र का अर्थ है कि अधिगम में समस्या, यानी कि पढ़ने लिखने में समस्या, तो इसके लिए कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं? दूषित वातावरण, बिल्कुल सही है। बुद्धि लब्धि का कम होना, बिल्कुल सही है। ध्यान न लगाना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 57, विश्लेषण और संश्लेषण उपागम किससे संबंधित हैं? यानी कि विश्लेषण और संश्लेषण ये 2 शब्द हैं, ये किससे संबंधित हैं? भाषा वाचन से, श्रवण प्रशिक्षण से, वाणी प्रशिक्षण से, या फिर व्यावसायिक प्रशिक्षण से? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वाणी प्रशिक्षण से संबंधित हैं विश्लेषण और संश्लेषण दोनों भाई। आगे बढ़िए 58, जन्म के पश्चात
यानी बच्चे का जन्म हो गया है, शिशु कौन सी शारीरिक क्रिया करना शुरू कर देता है? बच्चे का अगर जन्म हो जाता है तो कौन सी शारीरिक क्रिया करता है? ताप विनियमन, यानी उसका टेम्परेचर कम ज़्यादा होने लगता है शरीर का, बिल्कुल सही है। रोग प्रतिरोधक क्षमता उसके अंदर विकसित होना चालू हो जाती है, डब्ल्यूबीसी काम करना चालू कर देते हैं, ठीक है। पाचन क्रिया चालू हो जाती है, अब वो माँ का दूध पीता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो फिर उसके बाद में जो है ठोस पदार्थ खाना चालू कर देता है 6 महीने के बाद, यानी पाचन क्रिया भी शुरू हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़िए 59। पूर्व टोली की आयु किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, फैक्ट वाला प्रश्न है। पूर्व टोली की आयु किसे कहा जाता है? 3 से 6 साल, 2 से 15 साल, 6 से 10 साल, 6 से 12। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पूर्व टोली की आयु 3 से 6 वर्ष को कहते हैं। आगे बढ़िए। जिन लोगों को पीडीएफ नोट्स सेंड कर दिए गए हैं, आप सबसे निवेदन है पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर लेना, ठीक है, डाउनलोड जरूर कर लेना, क्योंकि डाउनलोड आप लोग करते नहीं, सोचते वाले 10 MB 12 MB खर्च होगी, जब पढ़ेंगे तब करेंगे। ऐसे में क्या है, आपका मान लीजिए व्हाट्सअप रीसेट हो गया, फोन रीसेट हो गया, व्हाट्सअप डिलीट हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये नोट्स भी चले जाते हैं, इसलिए आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, तो हमेशा के लिए सेव हो जाएंगे, ठीक है। और बहुत सारे लोग डाउनलोड नहीं किए, अब बार बार मैसेज करते हैं सर दोबारा भेज दो, दोबारा नहीं भेजा जाएगा, सुन लो भैया, दोबारा नहीं भेजा जाएगा। अपने पीडीएफ नोट संभाल करके रखिए, ठीक है। दोबारा आप मंगाओगे तो हाफ चार्ज लगेगा, 128 वाला है तो 56 रुपये लग जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना, 64 रुपये समझ लो। इसलिए अपनी पीडीएफ फाइल संभाल कर रखो। बार बार हमने कहा किसी को शेयर मत करो मेरे भाई, 2 बार से ज़्यादा शेयर करोगे तो अपने आप डिलीट हो जाएगी, आपके मोबाइल से और सामने वाले के मोबाइल से। अब कल एक दीदी का फ़ोन आया था, बोला सर मैंने शेयर कर दिया था अपनी बहन को, उसने सबको शेयर कर दिया, तो सर उसकी मेरी बहन के में से भी चली गई और मेरे से में डिलीट हो गई। तो भैया हमने बोल रखा था आपको कि इसमें शेयर प्रोटेक्टर लगा हुआ है, 2 से ज़्यादा लोगों को आप शेयर नहीं कर सकते हैं, नहीं तो डिलीट हो जाएगा। अब आप ज़बरदस्ती करोगे तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। हम जब नोट्स भेजते हैं तो बता देते भैया इसमें शेयर प्रोटेक्टर लगा हुआ है, 2 से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करोगे तो जिसको उसने शेयर किया है उसमें से डिलीट हो जाएगी और आपके में से भी डिलीट हो जाएगी, फिर मानते नहीं हो, फिर दिक्कत होती है, ठीक है। तो 2 लोगों को आप शेयर कर सकते हो, जैसे कि मान लीजिए आप कोई पति हैं, अपनी पत्नी के लिए खरीदा है तो आप अपनी पत्नी को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। वो पत्नी चाहे तो उसकी फोटोकॉपी निकालने के लिए फोटोकॉपी वाले भैया को शेयर कर सकती है, ठीक है ना, बस 2 लोगों से ज़्यादा को शेयर नहीं कर सकते हैं आप। चलिए नंबर 60। गर्भस्थ शिशु का जीवन किस पर निर्भर करता है? अगर पेट में बच्चा है तो बच्चे का जीवन किस पर निर्भर करेगा? फैलोपियन ट्यूब नहीं भैया, सिजेरियन डिलीवरी नहीं भैया, प्लेजेंटा। प्लेजेंटा एक ऐसी चीज होती है जो बच्चे को, गर्भस्थ शिशु को खाना, भोजन, पानी सब कुछ देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस पर मैसेज करके आपको अपने नोट्स मंगवा लेने हैं। अब यहाँ पर हम सेफ स्कोर बता दें, 60 में से जिन लोगों के 40 नंबर इसके या फिर इसके आसपास हैं वो लोग बिल्कुल सेफ जोन में हैं, यानी कि उनकी तैयारी अच्छी खासी है, ठीक है। इजी टू मॉडरेट ये पेपर था, इसी तरह का पेपर ज़्यादातर आने की संभावना रहती है। तो बताइए आपके कितने नंबर आए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अपने नोट्स जरूर मंगा लीजिए, भगवान ने एक मौका दिया है 7 दिन आगे डेट बढ़ा करके, तो अभी भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर शुक्ला सर के 199 वाला नोट्स आपने ले लिया और कंप्लीट कर लिया तो अभी भी आप 660 में से अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर हम टाइमिंग आपको बताते रहते हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद, शेयर और लाइक जरूर कर देना, बार बार नहीं कहना पड़े। सभी दीदी लोगों से नमस्कार।